जी, धन्यवाद साथियों। संडे को आपको तकलीफ दी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यमलोक की एक घटना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। यमराज ने एक ऐसी मशीन बनाई थी कि जब भी कोई झूठ बोलता था वो टन टन आवाज शुरू हो जाती थी। आज सुबह से वो मशीन बंद ही नहीं हो रही, टन 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 बजे जा रही। तो यमराज बड़े चिंतित हुए। उन्होंने चित्रगुप्त को बुलाया और कहा, चित्रगुप्त ये बंद क्यों नहीं हो रही? तो चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आज मोदी जी का गारंटी पत्र या संकल्प पत्र जारी होने वाला है, अभी तक बज रही है। आपको डिस्टरबेंस हो रहा होगा, घंटी की आवाज आ रही है। यह स्थिति एक प्रधानमंत्री की हो गई, एक ऐसे नेता की हो गई जो 10 साल से प्रधानमंत्री है। इस संकल्प पत्र या मोदी की गारंटी पत्र, जो भी ये नाम देना चाहें, हमें इस नाम से बड़ी घोर आपत्ति है। इसका नाम माफीनामा होना चाहिए था, और माफीनामे में तो वैसे भी ये एक्सपर्ट है। इन्हें दलितों से माफी मांगनी चाहिए थी, किसानों से माफी मांगनी चाहिए थी, इन्हें नौजवान जो बेरोजगार नौजवान हैं उनसे माफी मांगनी चाहिए थी, अग्निवीर के जवानों से माफी मांगनी चाहिए थी, आदिवासियों से माफी मांगनी चाहिए थी, अंकिता भंडारी के परिवार से माफी मांगनी चाहिए थी। एक जरा बंद कर दीजिए अपना मोबाइल प्लीज। ताक झांक की आदत, लोगों की थालियों में ताक झांक की आदत तो मोदी जी की है ही। आप लोग जानते हैं, पारंगत हैं वो इसमें ताक झांक करने में। जरा गरीब की थाली को देख लेते तो खुद आज उसको माफी पत्र कहते, माफीनामा कहते। वो आंकड़े जो पिछले 10 साल से छुपाए जा रहे हैं, उन आंकड़ों में पिछले 10 साल की रिपोर्ट कार्ड है। वो आंकड़े अगर सामने आ जाएं तो ये खुद उसको माफीनामा कहते। 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, वैसे पूरा खुलासा हमारे साथी अमिताभ दुबे जी करेंगे कि ये सफर कैसा रहा पिछले 10 साल के मैनिफेस्टोस का भारतीय जनता पार्टी का। और उसके बाद मेरी सहयोगी श्रीमती सुप्रिया श्रीनेत आज के मैनिफेस्टो पे अब चर्चा करेंगी। लेकिन 2014 का जो इनका मैनिफेस्टो था, उसका पेज नंबर 5 पे एक वादा किया था कि स्पेशल टास्क फोर्स बना के काला धन वापस लाएंगे। हुआ क्या? इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए। मैं सिर्फ आपको 3-4 उदाहरण दूंगा। हमारे रिसर्च के जो चेयरमैन हैं वो उस पर ज्यादा खुलासा करेंगे। पेज नंबर 6 पे क्या लिखा था कि जो गिरती हुई करेंसी है उसकी कीमत को सुधारेंगे। आज क्या हुआ? डॉलर 83 पार हो गया। पेज नंबर 8, नॉर्थ ईस्ट में कानून व्यवस्था को मजबूत करेंगे। अब मणिपुर में तो साहब न जा पाते हैं, न मणिपुर पे एक शब्द बोल पाते हैं। यह है हकीकत, यह है असलियत। पेज नंबर 15, 100 जिलों की स्पेशल पैकेज से गरीबी दूर करेंगे। हंगर इंडेक्स में आप आंकड़ा देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कितनी गरीबी दूर हुई। पेज नंबर 18, 100 नए स्मार्ट सिटीज बनाएंगे। हुआ क्या? चीन हमारे भीतर घुस के कुछ स्मार्ट विलेजेस बना के जा रहा, हमने नहीं स्मार्ट सिटीज बनाई। ऐसे कई जुमले। और हैरानी की बात है कि इनका जो अर्दली है, नंबर 2 है इस सरकार में और इनकी पार्टी में, अमित शाह, वो खुद कहता है कि ये जुमलेबाजी। किसी देश का प्रधानमंत्री के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसकी जुबान पर लोगों को भरोसा उठ जाए, उसको लोग झूठा कहने लग जाएं। 14 से 19 के बीच में, 2014 से 2019 के बीच में लोगों को भरोसा था इनके शब्द पर, इनकी जुबान पर। 19 के बाद लोगों को मनोरंजन होने लगा इनकी जुबान पर। लेकिन अब खीज होने लगी, गुस्सा आने लगा, रोष हो गया लोग। यह यात्रा नरेंद्र मोदी की, इस देश के प्रधानमंत्री की, ये बताती है कि 10 साल में क्या हाल बना दिया इस देश का, कि जो लोग इनको हीरो मानते थे, जो लोग इनकी बात सुनना चाहते थे, अब टीवी का चैनल बदल देते हैं।
अब वो कार्टून शो देखने लग जाते हैं, उनको लगता है कि क्या फायदा। अब मैं ज्यादा इस पे समय नहीं बिताऊंगा कि अभी तक क्या हुआ। मैं चाहता हूं कि इस सफर पे जो माइलस्टोन्स थे, कहां कहां धोखा हुआ पिछले 10 सालों में, उस पे मेरे साथी अमिताभ दुबे जी अपनी बात रखें। धन्यवाद पवन जी। जब हमारी टीम बैठ के देखना चाह रही थी कि इनकी जो जुमलेबाजी है, इनके झूठे वादे, इनके जो घोषणा पत्र में डाले गए हैं, इनकी एक सूची बनाए, इतनी लंबी लिस्ट आई कि मुझे आपको बस गिन चुन के बताना पड़ेगा। तो हमने बस 3 क्षेत्रों में लिया है, कृषि, रोजगार और शिक्षा। इनके बारे में जो भी इनके वादे थे मैं आपको बताऊंगा और सच्चाई क्या है। तो जहां तक कि कृषि का सवाल है, दावा था किसान की आय दोगुनी करेंगे 2022 तक, और सच्चाई ये है कि उनकी आय घटी है, बढ़ी नहीं है, घटी है। दोगुनी क्या हुई है? उनका कर्ज 2013 में 47,000 था प्रति किसान और वर्तमान में 74,000 पहुंच गया है। तो उनका कर्ज दोगुना हुआ है। पीएम किसान टू कवर ऑल द फार्मर्स इन द कंट्री, दावा ये था। लाभार्थियों की सच्चाई ये है, हकीकत ये है कि लाभार्थियों की संख्या 67% गिरी है। 2019 में लगभग 12 करोड़ थी और अब 4 करोड़ पहुंच गई है। और जो भूमिहीन मजदूर है वो तो इस योजना में कवर्ड है ही नहीं। एक और दावा था, शॉर्ट टर्म न्यू एग्रीकल्चरल लोन्स 1 लाख तक के, जो 1 से 5 साल का जिसका ड्यूरेशन है, उसका ब्याज 0% होगा। 0% लोन देने का वादा किया था। हकीकत, किसान क्रेडिट कार्ड में किसान को 7% देना पड़ रहा है। कहां 0, कहां 7। रियलाइज 100% इरिगेशन पोटेंशियल ऑफ द कंट्री, यानी कि सिंचाई पूरी की पूरी जितनी सिंचाई देश में की जा सकती है की जाएगी, और हकीकत 52% की गई है। तो जो वादा किया था उसका आधा। अब देखते हैं जॉब्स, रोजगार। सबसे अहम उनका दावा था, इंक्रीज द शेयर ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन जीडीपी टू 25% एंड क्रिएट 100 मिलियन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स, यानी कि 10 करोड़ जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में। और 10 करोड़ के बजाय 2.5 करोड़ घाटा हुआ था 2016 और 21 के बीच में। और जो जीडीपी का शेयर है वो भी कम हुआ है। कहां 25% उनका वादा था और 13-14% पे लटका हुआ है अभी। स्किल्स इंडिया मिशन, 40 करोड़ देशवासियों को मार्केट ओरिएंटेड स्किल्स ट्रेनिंग दी जाएगी। ये 2019 का मैनिफेस्टो है। और सच्चाई यह है कि 1.4 करोड़, 40 की बजाय 1.4 करोड़ को यह मिला है, और सिर्फ 17% विद्यार्थियों यानी 25 लाख विद्यार्थियों को पोस्ट जॉब ट्रेनिंग मिली है। अब देखते हैं शिक्षा। दावा था, इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। सच्चाई, हकीकत कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुसार हर राज्य में स्टूडेंट्स 50% बिलो लर्निंग क्वालिटी में स्कोर कर रही है। इनका अपना इंडेक्स है। प्रोवाइड स्मार्ट क्लासेस टू चिल्ड्रन एट सेकेंडरी लेवल इन गवर्नमेंट स्कूल्स, यानी कि हर क्लास में स्मार्ट क्लासरूम्स, हर स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स होंगी। 10 लाख गवर्नमेंट स्कूल्स में से सिर्फ 37,000 स्कूलों के पास कंप्यूटर्स हैं। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय, दावा, हम 200 केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय 2024 तक खोलेंगे। हकीकत, 56 केंद्रीय विद्यालय खोले गए हैं इस पिछले 5 सालों में, और इसके मुकाबले यूपीए के शासनकाल में 2002 केंद्रीय विद्यालय खोले गए थे। अब डॉक्टर्स, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। दावा था, डबल द नंबर ऑफ एमबीबीएस एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स इन द कंट्री बाय 24। हकीकत, डॉक्टर्स जो स्टेट मेडिकल काउंसिल्स के साथ रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या 12,34,000 से 13,08,000 बढ़ी है। तो डबल के बजाय थोड़ा सा ही बढ़ा है। और जो शॉर्टेज है डॉक्टर्स की,
कम से कम 6 लाख डॉक्टर्स की शॉर्टेज है। तो ये पिछले 5, मैं बस 2019 की घोषणा पत्र की बात कर रहा हूं, 2014 का तो एक और भी लंबा लिस्ट है। तो ये इनकी सच्चाई है। ये जो भी मैनिफेस्टो में लिखते हैं ये झूठा वादा होता है, खोखला वादा होता है, और इसका कोई वैल्यू नहीं है, और ये पूरा देश अब समझ गया है। भवन जी, धन्यवाद अमिताभ जी। मैं सुप्रिया श्रीनेत जी से आग्रह करूंगा कि वो आज जो मैनिफेस्टो इनका निकला है, जो झूठों का पुलिंदा निकला है, उस पर अपनी बात रखें। बहुत धन्यवाद पवन जी, और आप सबको मेरा नमस्कार। अभी इस मैनिफेस्टो को हम लोग पढ़ ही रहे हैं। 76 पेज का ये मैनिफेस्टो है भारतीय जनता पार्टी का। 1 घंटा 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें पत्रकारों का एक भी सवाल नहीं लिया गया, क्योंकि अगर सवाल लिया जाता तो वो सवाल उठते जो यहां पर पवन जी ने और अमिताभ जी ने उठाए कि 2022 में किसान की आय दुगनी होनी थी, क्या हुआ? 2022 में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बननी थी, क्या हुआ? 100 स्मार्ट सिटीज बननी थी, क्या हुआ? पूछा जाता लाल आंखें मूंद क्यों रखी हैं, क्यों नहीं लाल आंखें खोलते? ऐसे बहुत सारे सवाल लगातार पूछे जाते। रुपया 83 के पार क्यों पहुंचाया? पेट्रोल को सेंचुरी क्यों लगवाया? बहुत सारे ऐसे सवाल पूछे जाते। तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, सवाल ही लेना ठीक नहीं समझा गया। 1 घंटे 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। 76 पन्ने का ये मैनिफेस्टो है। ये असल में जुमला पत्र है, ये घोषणा पत्र नहीं है। और कुछ चीजें जो साफ तौर पे दिख रही है उस पर जरूर मैं चर्चा करना चाहूंगी। एक बड़े पते की बात है, कांग्रेस की मैनिफेस्टो कमेटी का गठन दिसंबर 2023 में हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर, और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से मुंबई चली, और जितने लोगों के सुझाव हमने सुने, लोगों की आशंकाएं, लोगों की अपेक्षाएं, लोगों की उम्मीदें, उन सब को मिलाकर हमने अपना एक घोषणा पत्र बनाया। हमारी घोषणा पत्र की कमेटी, जिसके सदस्य अमिताभ दुबे जी यहां पर बैठे हैं, वो हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में गए, अलग अलग वर्गों से, अलग अलग कम्युनिटीज से, अलग अलग ग्रुप से मिले, और फिर भविष्य का एक खाका तैयार हुआ जो हमारा न्याय पत्र है। भाजपा का कैसे हुआ? 30 मार्च को, आज से महज 13 दिन पहले घोषणा पत्र कमेटी का गठन हुआ, और 13 दिन में मैनिफेस्टो बनके तैयार है। आसान रहा होगा, जुमला पत्र है, क्या करना है, 4 जुमले इधर चिपकाओ, मित्र की एक लिस्ट आई होगी, अमित शाह और मोदी जी ने बैठकर उसको कॉपी पेस्ट किया होगा, और नड्डा जी ने बढ़िया फोटोकॉपी निकाली होगी। इसलिए 13 दिन में मैनिफेस्टो तैयार होकर आपके सामने है। अब इस मैनिफेस्टो में कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में जरूर चर्चा करना चाहूंगी। झूठ बोलो, और इतनी जोर से बोलो और बार बार बोलो कि लोगों को लगे आप सच बोल रहे हैं। मोदी जी को लगता है वो ये गलती करने लगे हैं 10 साल बाद, वो देश की जनता को बेवकूफ समझने लगे हैं। अपने मैनिफेस्टो में भाजपा ने कहा, हमने 25 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाला, और आईएमएफ को इस पर जोड़ दिया। आपका यह दावा पूरी तरह से खोखला है। आपके ये दावे के पीछे नीति आयोग की एक रिपोर्ट है, जिसकी किसी थर्ड पार्टी ने, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, किसी थर्ड पार्टी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। और असलियत यह है कि उसी रिपोर्ट में नीति आयोग यह भी मानता है कि 20% देश की आबादी 46 रुपए रोज पर अपनी गुजर बसर करने को मजबूर है। यह होना चाहिए था मैनिफेस्टो में। तो सबसे बड़ा जुमला इनका यह है कि इन्होंने गरीबी खत्म की है। असलियत यह है कि इस देश में हर घंटे 2 किसान और 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। किसान कर्जे के बोझ के चलते, गरीबी के, गुर्बत के चलते, युवा बेतहाश होके आत्महत्या कर रहे हैं। इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, फेंकने में तो मोदी जी नीरज चोपड़ा के भी आगे हैं। ये जो मोदी पत्र है, ये जो जुमला पत्र है, जहां देखूं तुम्हें पाऊं वाला हिसाब है, मोदी जी की अलग अलग फोटो है, अलग अलग भाव भंगिमा है। उसमें मैंने एक सर्च किया डॉक्यूमेंट में, जॉब्स डाला,
आप भी डालिएगा पीडीएफ में, 2 बार आता है उसका जिक्र, महज 2 बार जॉब्स का जिक्र है उस देश में जहां पर बेरोजगारी सबसे विकराल समस्या है। कंपेयर करिए हमारे मैनिफेस्टो से, हम 30 लाख सरकारी नौकरियों की बात करते हैं, हम 1 साल के लिए ग्रेजुएट और डिग्री होल्डर्स को स्टाइपेंड देने की बात करते हैं 1 लाख रुपए का। बीजेपी में 2 बार जॉब्स का जिक्र है और थेथरे यह है कि लिखा जा रहा है खाली रिक्त पद भरे जाएंगे सरकारी। तो 10 साल से झुंझुना क्यों बजा रहे थे, क्यों रहने दिया ये खाली रिक्त पद? पता है आपको ये रिक्त पद कहां है, कब भरेंगे? ये जॉब्स पर ये यूथ के साथ मजाक और खिलवाड़ है। बोला एमएसपी बहुत बढ़ाई, 700 किसानों की शहादत हो गई। किसानों को दिल्ली आने ना देने के लिए आपने सड़कें खुदवा दी, कीले गड़वा दी, आंसू गैस के गोले उन पर छुड़वा दिए, उनको आतंकी नक्सलवादी न जाने क्या क्या कह दिया। लेकिन एमएसपी के कानून की बात मैनिफेस्टो में नहीं है। यह किसान के बारे में इसलिए बात करना चाहती हूं क्योंकि हमने अपने मैनिफेस्टो में डंके की चोट पर कहा है हमारी सरकार बनेगी, हम एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे, एमएसपी का पूरा कानून बनाएंगे, कर्जा माफी करेंगे और खेती को जीएसटी से मुक्त करेंगे। मोदी जी के मैनिफेस्टो में ऐसी कोई बात नहीं है। एमएसपी के कानून का जिसका उन्होंने वादा किया था उसका भी जिक्र नहीं है। ऐसा क्यों है? क्यों इतनी खोट है नीति और नियत में? महिलाओं की बात करते हैं, युवाओं की बात करी, किसानों की करी, महिलाओं की करते हैं। कहते हैं महिलाओं को लखपति दीदी बना रहे हैं। कहां है ये लखपति दीदियां? जिन महिलाओं को आटे दही पर जीएसटी देना पड़ रहा है, जिनको खाने का इन्फ्लेशन 8.5% जूझना पड़ रहा है, जिनकी कमर तोड़ रहे हैं आप महंगाई से, कहां है उनके लिए कोई राहत? कहां है महिलाओं के लिए बात? हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं गरीब महिलाओं को हम 1 लाख रुपए सालाना देंगे और साथ साथ नई सरकारी नौकरियों में 50% आरक्षण देश की आधी आबादी को देंगे। कहां है वो रिप्रेजेंटेशन? क्या आप दोयम दर्जा क्यों मानते हैं एक औरत को? आप जिक्र कर रहे हैं 33% आरक्षण का जो 2034 से पहले लागू नहीं होगा पार्लियामेंट में, लेकिन देश की एक आम नारी के लिए, एक आम महिला के लिए, एक आम लड़की के लिए जिसकी आंखों में सपने हैं भविष्य के, उसके लिए आपके मैनिफेस्टो में कुछ नहीं है। बहुत सर्च किया मैंने, जॉब्स के बारे में सर्च किया, मुझे तो कुछ नहीं दिखा। इसका जवाब कौन देगा? मैं उसके बाद बात करना चाहती हूं, इन्होंने बात की कि आतंकवाद खत्म हो गया है, शांति बहाल हो गई है। ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये भारत सरकार के आंकड़े जो आपके सामने रख रही हूं। 2014 से 24 के बीच में जम्मू कश्मीर मात्र में 3950 लोगों की आतंकी मुठभेड़ों में हत्या हुई है, जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस भी हैं और सिविलियंस भी हैं। ये 3950 लोग आपको भारत के नागरिक नहीं दिखते हैं। यह आतंकी हमलों का कोई मतलब ही नहीं है। आज की तारीख में जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में, आतंकी मुठभेड़ में अगर सिक्योरिटी फोर्सेस, सिक्योरिटी और सैन्य बल के लोग शहीद हो जाते हैं तो मोदी जी उनके लिए ना एक शब्द श्रद्धांजलि का बोलते हैं, ना उनके परिवार को एक शब्द संवेदना का देते हैं। तो आपको क्या लगता है? आंख मूंद ली तो ये जगत बना ही नहीं। 3950 किलिंग्स और सैन्य बलों की शहादत जम्मू कश्मीर में पिछले 10 सालों में, आपके चेहरे पर एक बहुत काला धब्बा है। आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। यहां पर इधर उधर की बात की गई तो मैं 2 बातें जरूर कहना चाहती हूं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में मणिपुर का जिक्र नहीं है। मां से बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मां से मणिपुर की बात करते हैं, मां से महंगाई की बात करते हैं, मां से महिला की बात करते हैं, कोई खाका ही नहीं है। मणिपुर का जिक्र नहीं है, लद्दाख का जिक्र नहीं है जहां पर सारे लोग आंदोलित होकर सड़कों पर हैं। मोदी जी के मैनिफेस्टो में चाइना कहां तक घुस आया और हम क्या करेंगे, कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि कोई घुसा नहीं तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ही कहा था। मोदी जी के मैनिफेस्टो में वो जो इनकम इनइक्वालिटी है इस देश में, जो गरीब और अमीर होता जा रहा है और जिसके लिए हमारे मैनिफेस्टो में पूरा खाका है, एक शब्द नहीं है। असलियत यह है कि राशन की बात करने वालों 10 साल बाद जनता पूछ रही है रोजगार कहां है, और नहीं है इनके पास उसके लिए कोई प्लान। 2 जगह जॉब्स मेंशन होती है उस देश में जहां पे 65% लोग 35 वर्ष की कम आयु के हैं। इतना युवा राष्ट्र
क्या प्रायोरिटीज है इनकी? मुझे लगता है मैं अपनी बात यहां समाप्त करूंगी। ना महंगाई का कोई सलूशन दिया है, ना नौकरी का कोई सलूशन दिया है, ना महिला सम्मान पे बात करी है, ना बात करी है किसान की, ना बात करी है युवा की, ना बात करी है चीन के अतिक्रमण की, और आंखें मूंद ली है जो शहादत हो रही है जम्मू कश्मीर में और उसकी जगह बरगलाया जा रहा है। इस मैनिफेस्टो को देखकर लोग हाथ जोड़कर बोल रहे हैं, हो गया बस, बहुत हो गया प्रभु, 10 साल आपको मौका देकर देख लिया, जुमलों के अलावा हमें कुछ नहीं मिला, और अब आपको बदलकर एक ऐसी सरकार लाएंगे जो युवाओं के बारे में, महिलाओं के बारे में, किसानों के बारे में, उन लोगों के बारे में जो समाज के हाशिए पर हैं, श्रमिकों के बारे में, उनकी सोच, उनके न्याय की बात करती है। धन्यवाद सुप्रिया जी। अब आपके सवाल, माइक दीजिएगा। शब्द है, उन्होंने लिखा है कि 2014 में हमने जो वादा किया वो 100% कंप्लीट किया, पूरा किया, और उन्होंने कहा कि 2047 में हम जो है भारत को विकसित राष्ट्र बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मोदी की जो गारंटी है 24%, 24 कैरेट सोने की तरह शुद्ध है। ये जो गोलपोस्ट बदलने की जो बीमारी है ना, ये इस देश में कभी किसी सरकार को पहले नहीं आई। अब 2047 पे पहुंच गए जनाब। पूछिए इनसे कि किसानों की आय दुगनी, जैसा कि अमिताभ दुबे जी बता रहे थे कि 2022 में करनी थी, अब उसका गोल पोस्ट भी बदल गया होगा। तो ये गोल पोस्ट बदलने जो 2014 में कहा, 19 में आपने न तो उसका कोई लेखा जोखा दिया, कोई अकाउंट नहीं दिया, कोई खाता बही सामने नहीं रखा। 19 में आपने नए जुमले, नए गोल पोस्ट के साथ रख दिए। 2024 आते आते आप 47 पे चले गए। 2036 में हम ओलंपिक कराएंगे, अब ये भी लिखा हुआ है उसमें। आप कहां होगे? आप सरकार में होगे क्या? आप 5 साल का हिसाब दीजिए और अगले 5 साल की अपनी बात करिए। ये गोल पोस्ट बदलना, ये सन बदल देना, जो सबके लिए घर बनाना था, अब उसको विकसित राष्ट्र में डाल दिया, मतलब वो भी 2047 तक चला गया। बड़ी सफाई से ये झूठ बोलते हैं, लेकिन इतनी बार बोल चुके हैं कि अभी एक्सपोज हो गए। अब लोगों को समझ में आ गया कि मोदी की बात पर या मोदी की गारंटी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरेआम झूठ बोलते हैं। अभी कहा था कल किसी इंटरव्यू में, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं लेकिन इलेक्शन में देते हैं, कि मैं अपने बाल सफेद करता हूं। हुजूर, आप सिर्फ बाल नहीं सफेद करते, आप झूठ भी बड़े सफेद पोश ढंग से पेश करते हैं। घोषणा पत्र में उन्होंने ये भी कहा है कि फ्री राशन जो है वो जारी रहेगा। एक तरफ उनकी मोदी ब्रांडिंग पर जो खर्चा हुआ पिछले 10 साल में 6.5 हज़ार करोड़ के आसपास खर्च हुआ, और दूसरी तरफ फ्री राशन वाली ये योजना है। तो आपने क्या अभी जैसे कहा सुप्रिया जी ने कि अभी हम और पढ़ रहे हैं घोषणा पत्र को, तो ये सारी चीज़ों का आंकलन किया है, कितना इकोनॉमी में यहाँ पे डैमेज नज़र आता है? मुझे लगता है सुप्रिया जी को ही इसका उत्तर देना चाहिए, क्योंकि विकसित भारत की बड़ी बात करने लगे हैं और विकसित भारत की बुनियाद कांग्रेस ने रखी है। तो आपके सवाल का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी, लेकिन क्योंकि बीजेपी झूठ बोलती है और जैसा कि पवन जी ने कहा कि बड़ी सफेद पोशी से झूठ भी बोलते हैं, जिस विकसित भारत की वो बात करते हैं और जिस वर्ल्ड बैंक को भी लेकर बहुत उत्साहित हो जाते हैं उनके लोग, उस वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि 2047 में मोदी जी के रहते हुए नहीं हो पाएगा, क्योंकि 8% ग्रोथ चाहिए, और मोदी जी के 10 साल के शासनकाल में शीर्षासन कर लीजिए, सिर के बल खड़े हो जाइए, ग्रोथ रेट 5.9% रही है। ये असलियत सरकार खुद मानती है। 8% ग्रो करिएगा तब वहां पहुंचेगा। आपके सवाल का मैं जरूर जवाब देना चाहूंगी। 6,500 करोड़ एक लीपा पोती के लिए, एक छवि बनाने के लिए, एक रंग चढ़ाने के लिए जरूर खर्चा हुआ, और वो खर्च दिखता है टीवी चैनल पर, वो खर्च दिखता है अखबार की हर हेडलाइन में, क्योंकि अगर वो खर्च नहीं होगा तो इस तरह का चरण वंदन मोदी 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 आपको टीवी पर नहीं दिखेगा। वो इसीलिए दिखता है क्योंकि उस तरह का खर्च हो रहा है। लेकिन हां, उसका खामियाजा देश की अर्थव्यवस्था ने बहुत तरीकों से झेला है, चाहे वो लो ग्रोथ हो, चाहे वो हाई इन्फ्लेशन हो, चाहे वो जॉबलेसनेस हो। मोदी जी बात करते हैं मैंने मुद्रा लोन ले दिए। 44,000 रुपए के लोन से आप कौन सा धंधा पानी बिजनेस चला रहे हैं, जरा मुझे बता दीजिए।
आज मैं 45,000 रुपए आपको दूंगी, क्या आप एक बिजनेस खड़ा कर सकते हैं? व्यर्थ की बातों से मैनिफेस्टो बढ़ा है, और असलियत यह है कि जो ग्राउंड पे हो रहा है, अगर आज ब्रिजेश पाल अपनी सारी डिग्री जलाकर आत्महत्या कर लेता है और कहता है इन डिग्रियों का क्या फायदा, वो अर्थव्यवस्था की असलियत है। रामेश्वरम जो सब्जी बेचने वाला है, आंख में डबडबाई आंखों से कहता है मेरी गुजर नहीं हो रही, वो अर्थव्यवस्था की असलियत दिखाता है। अर्थव्यवस्था की असलियत वो 40,000 एमएसएमईज, लघु छोटे मध्यम उद्योग जिन पर ताले पड़ गए, वो दिखाते हैं। अर्थव्यवस्था की असलियत वो सरकारी पद जो खाली पड़े हुए हैं और इसलिए नहीं भरे जा रहे हैं क्योंकि कहीं पर गरीब, शोषितों, वंचितों, दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों को नौकरी न देनी पड़ जाए, वो दिखा रहे हैं। असलियत यह है कि अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से चौपट करने के बाद मोदी जी भगवान जाने इतनी तल्लीनता से और इतना सीना ठोककर झूठ क्यों बोलते हैं। बिल्कुल मैं मानती हूं कि अर्थव्यवस्था में जो फोकस होना चाहिए था, जो पैसा कंजम्पशन बढ़ाने के लिए खर्चा होना चाहिए था, जिस पैसे से इन्वेस्टमेंट होता, वो पैसा मोदी जी की छवि सुधारने में खर्चा हुआ है। और एक ये भी सच है कि सारा फोकस कुछ ही चंद पूंजीपतियों पर पिछले 10 साल में रहा है और इसीलिए लार्ज अर्थव्यवस्था का इग्नोरेंस हुई है। हेलो, चूंकि बीजेपी बात कर रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड और तमाम ऐसी बातों की, बीजेपी के एक सांसद अयोध्या के लल्लू सिंह, उनका बयान वायरल है। वो कह रहे हैं कि हमें 400 सांसद इस नाते लाने हैं ताकि संविधान संशोधन किया जा सके। तमाम ये आरोप लग रहे हैं कि दरअसल बीजेपी का घोषणा पत्र यही है कि वो संविधान में बदलाव अगली सरकार में करना चाहते हैं और यही वजह है कि तमाम मुद्दों से वो लगातार देश को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले अनंत हेगड़े, फिर ज्योति मिर्धा और फिर लल्लू सिंह, 3 लोग अपनी मंशा, संघ की मंशा, मोदी जी की मंशा आपके सामने रख चुके हैं कि संविधान को बदलना है। अब मोदी जी उनको दिल से माफ कर पाएंगे या नहीं, ये तो मोदी जी से पूछिए आप। लेकिन ये मंशा मोदी जी की है। मुंह किसी का हो, जबान किसी की हो, मंशा मोदी जी की है, मंशा नागपुर की है। इनको बाबा साहब अंबेडकर के संविधान से आज से नहीं परेशानी है, इनको शुरू से परेशानी है। इन लोगों पर आरोप झूठा नहीं लगा कि इन्होंने संविधान की प्रतियां जलाई हैं। आज बाबा साहब की जयंती भी है और आज ही सुबह हमने ये वीडियो देखा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, लल्लू सिंह जी जो अयोध्या के सांसद हैं और अभी प्रत्याशी भी हैं। आप सोचिए कि इनके मन में क्या है और मुंह पे क्या है, उसका अंतर आपको दिख रहा है। तो जो है वो आसपास में जो दुनिया में परिस्थितियां बनी हुई हैं युद्ध की, उसको भी उन्होंने कहा कि युद्ध के हालात पूरी दुनिया में बने हुए हैं और ऐसे में एक पूर्ण बहुमत की सरकार की जरूरत है और बीजेपी ऐसी सरकार देने के लिए संकल्पबद्ध है। उनका मैनिफेस्टो ऐसी सरकार देने के लिए संकल्पबद्ध है। देखिए, पहली बात यह है कि ये वही सरकार है जिसने एक एड लगाया था कि हमने यूक्रेन का युद्ध रोका था अपने विद्यार्थियों को निकालने के लिए, बल्कि और फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इसका सीधा कॉन्ट्रडिक्शन किया था कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। तो एक तरफ ये ऐसे विज्ञापन चला रहे हैं जो इनकी ही सरकार कह रही है झूठ बोल रहे हैं, तो ये इनके फॉरेन पॉलिसी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। लेकिन पिछले 10 साल से हम एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट रही है। चीन के साथ क्या हुआ है? पहली बार 60 साल में चीन ने हमारी जमीन कब्जे में ली है। हमारे 26 पेट्रोलिंग पॉइंट्स लद्दाख की पुलिस के अनुसार हमारे सोल्जर्स अब जा नहीं सकते, जो पहले जा रहे थे यूपीए के शासनकाल में खुले रूप से जा रहे थे। तो ये सच्चाई है, ये वन पार्टी जो गवर्नमेंट है, इसकी जो स्ट्रेंथ है ये बिल्कुल कमजोरी है। इतने सालों से हमारे कोalition गवर्नमेंट्स चल रहे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो जिम्मेदारी एक व्यक्ति की है और वो जब कहते हैं कि एक स्ट्रांग गवर्नमेंट है तो जिम्मेदारी इन पे पड़ती है कि चीन के सामने ये माथा क्यों टेक रहे हैं इस प्रकार, और इसके बारे में बातचीत तो मीडिया में होने नहीं देते, कभी कोई और विषय उठा देते हैं, डिस्ट्रैक्ट करते हैं। हमने कहा था DDLJ इनकी स्ट्रैटेजी है, डिनाई, डिस्ट्रैक्ट, डिनाउंस, जस्टिफाई। जो भी करना है, जो भी बहाना निकालना है लोगों को गुमराह करने के लिए। सच्चाई है कि ये पहली सरकार है सिंगल पार्टी मेजॉरिटी कई सालों में, और सबसे ज्यादा लॉस ऑफ लैंड पिछले 60 साल में इनके शासनकाल में हुआ है। आपने देखा 10 दिन पहले 64 नागरिक हिंदुस्तान के, उत्तर प्रदेश से ज्यादा हैं, उनको इजराइल भेजा गया
नौकरी करने, आज से 10-12 दिन पहले। अब क्या युद्ध रुकवाएंगे वहां उनको वापस लाने के लिए? हम ये जानना चाहते हैं। तो इनकी विदेश नीति, जैसा कि अमिताभ जी ने कहा, सिर्फ और सिर्फ एक आदमी की ग्लोरिफिकेशन है, सिर्फ तालियां बटोरना है, वाहवाही बटोरना है, और वो भी नकली तालियां, नकली वाहवाही बटोरना है। ये विश्व गुरु मणिपुर नहीं जा पाते, ये चले हैं युद्ध रुकवाने। अमिताभ जी, बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि हम 3 बुलेट ट्रेन्स भी चलाएंगे। आई वांट टू आस्क यू, इन योर असेसमेंट एंड विजडम, इट इज गोइंग टू बी फिस्कली प्रूडेंट और नॉट फॉर द नेशन? देखिए, पहली बात है कि तरक्की होनी चाहिए, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होना चाहिए, लेकिन जब आप 1 लाख करोड़ का लोन लेते हैं फॉरेन करेंसी में, तो इसका भविष्य में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये कोई नहीं कहता कि तरक्की प्रगति नहीं होनी चाहिए, लेकिन सोच समझ के करनी चाहिए। हाँ। रेल थोड़ा सा मेरे लिए संवेदनशील विषय है। उत्तर प्रदेश से आती हूँ, 55 से लेकर आज तक ट्रेन प्रेफर करती हूँ किसी भी मोड ऑफ ट्रैवल में। हिंदुस्तान के लिए आप बुलेट ट्रेन 50 बना दीजिए, 3 की क्या बात करते हैं, लेकिन जो रेल पटरियों पर अभी चल रही है उनको तो सुरक्षित करिए, उनको तो टाइम से पहुंचाइए, उनको तो कैंसिल मत करिए। अरे रेल सबसे सस्ता साधन है जो हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का मध्यम वर्ग, हिंदुस्तान का निम्न मध्यम वर्ग यूज करता है, उसको तो सुरक्षित करिए। उसमें तो सेफली 8-8, 9-9, 10-10 घंटे ट्रेनें लेट चल रही हैं, पटरियों से पलट जा रही हैं, सरकार के कान पर जू नहीं रेंग रही है। असलियत यह है कि रेल का जितना कबाड़ा नरेंद्र मोदी की सरकार ने पिछले 10 साल में किया, उससे ज्यादा कबाड़ा कभी नहीं हुआ है। असलियत यह है कि रेल इस देश को जोड़ती है, और वो जो लिंक तोड़ा है उन्होंने, वो दुनिया में दिख रहा है। आज लखनऊ से दिल्ली आने के लिए जहां पर 800 रुपए किराया होता था एसी का, 3,500 देना पड़ता है जो प्राइवेट ट्रेन चलाते हैं। ये कौन सी व्यवस्था है? कौन सा गरीब आदमी 3,500 में चल सकता है? उन रूट्स पर ट्रेन बढ़ा दीजिए। मैं सबसे पहले तो, क्योंकि आपने उनके मैनिफेस्टो पर करप्शन पर पूछा, तो उस पर जरूर जवाब देना चाहती हूं। एक सर्वे होता है सीएसडीएस का, लोकसभा के पहले किया जाता है, 2019 में भी हुआ था, 2024 में भी हुआ है। सवाल था कि क्या भ्रष्टाचार बढ़ा है पिछले 5 सालों में? 55% लोगों ने कहा कि हां भ्रष्टाचार बढ़ा है। हां कहने की संख्या 2019 में 40% थी। 40% लोग कहते थे भ्रष्टाचार बढ़ा है, अब कह रहे 55% लोग भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो मोदी जी की वॉशिंग मशीन जो घनघन दिन भर चलती रहती है, मोदी जी के इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा दो धंधा लो वसूली रैकेट जो चल रहा है, वो जनता देख रही है। जनता को पता है भ्रष्टाचार कौन कर रहा है, जनता को पता है वॉशिंग मशीन कौन चला रहा है। जबरदस्त तरीके से बढ़ा है। और सबसे पते की बात यह है कि उस सर्वे में लोगों ने यह माना है कि केंद्र सरकार की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ा है, राज्यों पर उन्होंने कम ब्लेम किया है। पहली बात। अब आपने पूछा कि ये विरोधाभास है कि नहीं, ये तो मोदी जी बताएंगे, क्योंकि मोदी जी आंखें मूंद कर कह देंगे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन लूंगा, एक्शन लेते हैं। वो जिसको बोलते थे 70,000 करोड़ का घोटाला किया सिंचाई का, अगले दिन उससे गलबैया करके खड़े हैं, उसको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाते हैं। वो जिसके खिलाफ बुकलेट लाते थे शारदा पर, वो हेमंत तो उनका सबसे खास है। वो जिसके लिए कहते थे इन्होंने आदर्श स्कैम किया, उसको लपक के अपनी पार्टी ज्वाइन कर ला लेते हैं। आपके ऊपर 9 सीबीआई के केस है खनन के मामले में, आप जनार्दन रेड्डी है, तुरंत जाइए भारतीय जनता पार्टी का पटका पहनिए और फिर देखिए क्या बढ़िया सफाई से आप धुल कर निकल आते हैं। तो मोदी जी की बात में, जैसा कि मेरे सहयोगियों ने यहां पर पहले भी कहा, विरोधाभास से भरी बातें हैं। किस मुंह से भ्रष्टाचार की ये लोग बात करते हैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड का सारा गोरख धंधा सामने आ गया है। पैसा लेकर कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे थे और सीबीआई ईडी इनकम टैक्स की रेड कराकर लोगों को डराया धमकाया जा रहा था, वसूली रैकेट चलाया जा रहा था। उन सब चीजों का जवाब दे। मैं 2 चीजें बस यहां पे कह के अपनी बात समाप्त करती हूं, और ये बातें कहनी जरूरी है, ये मैंने कही भी। आपने कहा, उन्होंने, किसी ने यहां पे यूसीसी की बात करी, आपने 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात करी। ये सब चीजें जो है वो कंसेंसस से होनी चाहिए। जब ये मौका आएगा तो कांग्रेस पार्टी को जो स्टैंड लेना है हम वो बिल्कुल लेंगे।
लेकिन कुछ चीजें कंपेयर कर लेनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी तो पूछते हैं ना पिछले 60 सालों में 70 सालों में क्या हुआ। 70 सालों में खैर जो बना वो आपने बेचा, वो अलग बात है। पिछले 10 सालों का लेखा जोखा ये है कि 10 साल बाद हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम 30 लाख सरकारी नौकरी बनाएंगे, आप उस पर चुप हैं। हमारा मैनिफेस्टो कहता है हम किसान को एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हमारा मैनिफेस्टो कहता है नारी शक्ति का अभिवादन होगा और उसको हम 1 लाख रुपए गरीब महिला को सालाना देंगे, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम कहते हैं हम यंग गर्ल्स को, यंग लड़कियों को, युवतियों को 50% आरक्षण देंगे सरकारी नौकरी में, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम महंगाई को रोकने की, उसको थामने की, उसको नियंत्रित करने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम बात करते हैं मणिपुर में शांति बहाली की, और उस मणिपुर में जिसमें 1 साल हो जाएगा वहां पर सिविल अनरेस्ट चलते हुए, और जहां पर 2 दिन पहले 2 लोगों की हत्या हुई है, उस मणिपुर में हम शांति बहाली की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम लद्दाख में 6 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो चुप है। हम भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, आपका मैनिफेस्टो बरगलाता है। Pavan sir, you have said that within 13 days Bharatiya Janata Party has prepared their manifesto. It's just 13 days that they worked out to prepare the manifesto. Have you drawn any follow-ups from the Congress manifesto, because it was launched very early and now Bharatiya Janata Party has also announced it? For example, Congress party became the first party to announce cashless medical insurance for the LGBTQ community. Today Prime Minister announced above 70 transgenders will be given Ayushman Bharat facility as well. Have you drawn any follow-ups? Have the Bharatiya Janata Party, do you think that the BJP has drawn any follow-ups from the Congress party in their... I think the right man to respond to this is Mr. Dubey, because he was a part of our manifesto committee and he's researched it very well. So I think he should respond to this question. As Supriya ji said, our manifesto is drawn up after months of consultations with tens of thousands of people and experts across the country. The BJP's were drawn up in less than 2 weeks. Their manifesto is not one of vision, their manifesto is one of reaction, in this case to our manifesto, where we promised a right to health, not only to LGBTQIA+, but to every Indian, and so obviously they are included in it. It's only intended to generate headlines and to manage the news cycle. If you want a serious vision of what the next government looks like and what kind of policies it will bring, it is in the Congress Nyaya manifesto. If you want to look at random promises aimed at managing the news, then you can look at the BJP manifesto. मतलब बीजेपी कुछ भी कहती है, कोई भी चीज मोदी जी कहते हैं, तो मतलब उसको माइंड बहुत करते हैं आप लोग। हम लोग अच्छा, अब आप भी कमाल कर रहे हैं साहब, हम निंदा करते हैं मोदी जी की। अब आप बताइए, उन्हें बरसात में नाचना भी है और भीगना भी नहीं है। अब राजनीति में है तो निंदा भी सहनी पड़ेगी, सवाल भी उठाए जाएंगे, और वो छुई मुई का पौधा बन के थोड़े राजनीति में रह सकते हैं। तभी हम कहते हैं कि ये लोकतंत्र के खिलाफ हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के खिलाफ हैं। लोकतंत्र में नेहरू जी की भी निंदा होती थी, इंदिरा जी की भी निंदा होती थी, नरसिम्हा राव जी की भी निंदा होती थी, राजीव जी की भी निंदा होती थी, मनमोहन सिंह जी की निंदा होती थी, और नेहरू जी को निंदा तो आज तक ये कर रहे हैं। ये क्या मतलब है साहब कि हम निंदा भी ना करें? तो इनको कहिए बरसात में नाचना बंद कर दे, राजनीति से संन्यास ले लें, झोला उठाएं और चले जाएं। फिर नहीं भीगेंगे बरसात में, नाचेंगे नहीं तो बरसात में नाचोगे तो साहब भीगोगे जरूर। कटिबद्ध होना भी चाहिए, होते रहे। कर क्या रहे हैं उस दिशा में? जो पेट्रोलिंग पॉइंट्स 26 पे अब हम लोग पेट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, चीन को ये क्लीन चिट दे देते हैं। पूरे पड़ोस में संबंध बिगाड़ के रखे हुए हैं, चीन घुसता चला जा रहा है अड़ोस पड़ोस में, अपना इन्फ्लुएंस, अपना दायरा बढ़ाता चला जा रहा है। चले हैं विश्व गुरु बनने। मणिपुर तो अपने देश का हिस्सा है साहब, अगर उन्हें नहीं मालूम, भूगोल और इतिहास की जानकारी थोड़ी कम रहती है। हमारे राजस्थान में गए परसों, बाबा रामदेव जो वहां के बड़े पुराने बहुत सिद्ध पुरुष भगवान हैं, कह बैठे कि साहब वो कश्मीर से हैं। अब ऐसे सिद्ध पुरुष जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, और न भूगोल की जानकारी न इतिहास की जानकारी, अब वो चले विश्व गुरु बनने।
वो कश्मीर हमारे राजस्थान में वहीं एक गांव है, उसको हम कश्मीरा गांव कहते हैं, वहां से आए थे। तो ऐसे व्यक्ति जब कुछ भी बात करते हैं, जैसा मैंने आपको कहा सुबह से वो टन टन बज रहा है ना, तो बजे जा रहा है लगातार, विदेश नीति पर झूठ, किसानों पर झूठ, महिलाओं पर झूठ। आपको पता है 1 घंटे में 4 बलात्कार होते हैं इस देश में, 1 दिन में 100 बलात्कार हो रहे हैं इस देश में। आपको पता है 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। आपको पता है 1 दिन में 30 किसान आत्महत्या कर रहे हैं इस देश में। जवाब देना। ये यूएन में वहां चले जाएंगे, परमानेंट सीट ले लेंगे, विश्व गुरु बन जाएंगे। साहब जरा अपने आंगन में भी झांक कर देख लीजिए ना क्या हो रहा है, पहले उस पर तो जवाब दे दीजिए। लक्षद्वीप तो हमेशा ही पर्यटन का केंद्र रहा है, ये क्या नया बना देंगे उसको? हर सरकार ने वहां थोड़ी सुविधाएं ये ध्यान में रखते हुए कि वहां के पर्यावरण को कोई नुकसान न हो, फ्लोरा फौना को नुकसान न हो, ये करते हुए सबने हर सरकार ने किया। अब ये कुछ अपने दोस्तों को बड़ी बड़ी जमीनें देनी है, लक्षद्वीप के द्वीप दे देने हैं, तो वो अलग बात है साहब, ये कुछ नया लाने वाले होंगे। फिर आप भूल जाइए लक्षद्वीप जैसा जो प्रोटेक्शन था, हर सरकार ने जो पर्यावरण, अटल जी की सरकार ने भी पर्यावरण की वहां रक्षा की, ये उसको खत्म करना चाहते हैं। रही बात जो बाकी इन्होंने अनाप शनाप कई चीजें बोली हैं अपने मैनिफेस्टो में, तो ये देश संवाद से चलता है, कॉन्सेंसस से चलता है, जैसा राहुल जी कहते हैं कॉन्वर्सेशन से चलता है। आप सबकी बात सुनकर कोई नीति लाएंगे तो वो नीति स्वीकार्य होगी सबको, और देश के लिए वो नीति फलकारी भी होगी। लेकिन अगर आप 1 नेशन 1 रूलर, 1 नेशन 1 किंग, 1 नेशन 1 विम या 1 फैंसी पे चलोगे तो जो हो रहा है 10 साल में वही होगा। कहीं एक लाइन लिख देते कि वो भगवान राम के आचरण पर भी चलेंगे, कहीं एक लाइन लिख देते, तो ये जो मैंने अभी आंकड़े बताए ना कि कितने बलात्कार होते हैं, कितनी आत्महत्याएं होती हैं, ये देश के प्रधानमंत्री को ये आंकड़े सुनकर थोड़ा शर्म आनी चाहिए। भगवान राम आस्था और आचरण का विषय है, भगवान राम राजनीति का विषय नहीं है, ना हम बनने देंगे, ना हम इनको बनाने देंगे। एक राज्य में एक फेज में चुनाव करा नहीं पाते 1 नेशन 1 इलेक्शन वाले 7-7 फेज में इलेक्शन कराते हैं। आप असेंबली इलेक्शन उठा के देख लीजिए, वो भी एक चरण में नहीं करा पाते। ये मजाक समझते हैं। होमवर्क किए बगैर जब प्रधानमंत्री को नारे देने की आदत हो गई है, ये 1 नेशन 1 नेशन फला ढीम का 1 नेशन 1 मिस्टेक, और उस मिस्टेक का नाम है नरेंद्र मोदी। ये जो बार बार आप लोग 1 नेशन 1 इलेक्शन पर पूछ रहे हैं, असलियत ये है कि ये इस देश के संघीय ढांचे पर सबसे बड़े प्रहार की तैयारी वो कर रहे हैं, लेकिन इस मंसूबे में वो कामयाब नहीं होंगे। और हमें जो पिक्चर ऑन ग्राउंड से आ रही है वो पूरी तरह से दिखा रही है कि साउथ में बीजेपी साफ है, नॉर्थ में बीजेपी हाफ है, और असलियत यह है कि झोला उठाने के दिन बड़े पास है। ये संघीय ढांचे पर देश इस तरह का प्रहार बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हो गया, अब 1-on-1 तो नहीं है ना? And India's role on the international platform. Thank you, Pawanji. India has not acquired a role after Mr. Modi became Prime Minister of this country at the geopolitical platforms. India has had a table at the has had a seat at the highest table
when we became independent. And thanks to the vision of our founding fathers, thanks to the vision of people like Pandit Nehru, that we've had a say in geopolitics. Thanks to his vision, we were never aligned with either the Americans or with the Russians. We had a non-aligned movement. We looked at our self-interest. The reality is that Mr. Modi's flawed foreign policy has resulted in China entering our territory, the Prime Minister looking the other way, has resulted in India losing out on world trade, India losing out on FDI. When FDI from China is moving out, we are not the ones who are receiving that FDI. If your foreign policy was so good, we should have been receiving it. Your foreign policy is so flawed that we have been isolated in our neighborhood. Our all-weather friend Bangladesh has given access in Cox's Bazar for China to make a submarine base. Sri Lanka is in cahoots with China. Nepal has been distorting our maps. Has this ever happened in the history of this nation? India has always had a seat at the high table as far as geopolitics is concerned. The reality is that our own track record on terrorism under Mr. Modi from 2014 to 2024 is despicable. He may choose not to speak about it, but the 3,950 killings in the valley itself, and let me tell you, 3,950 from 2014 to 2024, but 1,577 of those people died and were killed after 2019, a period where they claim peace has prevailed in the valley. That's their reality. आप तो आवाज की बात कर रहे हैं, आपको क्या भरोसा, मालूम कल को राज्यसभा में आ जाएंगे यही लोग। बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, फिर देख लीजिए क्या क्या होता है। जिनको ये भ्रष्टाचारी कहते थे कल तक, उनमें से कुछ लोग मुख्यमंत्री बना दिए अपनी पार्टी में लेके, कुछ को सांसद बना दिया, कुछ को मंत्री बना दिया, कुछ को उनकी अगली पीढ़ी तक को वादा कर दिया। तो ऐसे लोगों पर आप क्या भरोसा करते हैं? आवाज की चिंता मत करिए, हो सकता है कल को आपको इन्हीं नीरव मोदी, इन लोगों की बाइट्स लेनी पड़ रही होंगी। धन्यवाद।